रीना की आंखों की पलकें सूज आई थी। रोते रोते रीना का चेहरा लाल पड़ गया था। अपनी औलाद की आंखों में इतने सारे दुख की परछाइयां देखकर कौन सी माँ विचलित नहीं हो जाएगी। सुधा के दिल और दिमाग में शून्यता गहराती जा रही थी, इसलिए सुधा का तड़प उठना भी स्वाभाविक ही था। वह एक बार रीना को देखती तो एक बार उसकी गोद में पड़ी उस मासूम बच्ची अदिति को, जो दुनिया से बेखबर थी। 2 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से सुधा ने रीना और मनीष का विवाह किया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर अचानक सुधा की नजरें दरवाजे पर खड़ी कमला बाई पर पड़ी। क्या है, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? घूरते हुए सुधा ने कमला बाई से कहा, तुझसे दूध मांगा था ना मैंने बच्ची के लिए, और मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया तूने। दूध ही तो लाई हूँ बहू जी, और पानी भी गर्म कर दिया है। ठीक है, अब जा यहाँ से। कमलाबाई से दूध की बोतल छीनकर सुधा बोली, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा, जाकर अपना काम कर। सुधा अकारण ही झुंझला पड़ी उस पर। दीदी जी, फूल तोड़ दूं? और क्या, रोज नहीं तोड़ती क्या? सुधा अच्छी तरह जानती थी कि कमला क्यों किसी न किसी बहाने यहीं चक्कर काटते रहना चाहती है। सुबह जब रीना आई तो आलोक वहीं बाहर बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। कोई नई बात नहीं थी। वैसे भी रीना हर 2-3 दिन में माँ की अदालत में मनीष के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा लेकर हाजिर रहती, और फैसला भी उसी के पक्ष में होता। कभी यह कि मनीष आजकल लगातार ऑफिस से घर देर से आता है, तो कभी यह कि मनीष फिल्म दिखाने का वादा करके समय पर नहीं आया, तो कभी यह कि मनीष मेरा बर्थडे भूल गया। इन बातों को उसकी माँ सुधा ने भले ही महत्व दिया हो, पर पिता आलोक हर बात हंसी में उड़ा देते। अक्सर यही होता कि शाम को मनीष आता, सारे गिले शिकवे छू मंतर, और दोनों हंसते मुस्कुराते वापस घर चले जाते। पर आज बात कुछ और ही थी। आलोक की आंखें अखबार पर मंडरा रही थी, पर कान कमरे में चल रहे माँ बेटी के बातचीत पर ही लगे रहे। बस माँ, अब और नहीं। अब यह ना कहना कि झगड़ा तुमने ही शुरू किया होगा, या तो तुम्हें समझौता करना ही नहीं आता। मैं अब उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मनीष के दिल में मेरे सिवा किसी और का भी ख्याल रहता है। बताओ माँ, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो मनीष, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की की बाहों में बाहें डाले मनीष को मार्केट में घूमते और फिर थिएटर में जाते देखा है। सिसकती हुई रीना बोली, माँ, मैं मनीष से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बेटी की बातें सुनकर सुधा खामोश रह गई। आलोक बेचैनी से उसके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। क्या सुधा के पास रीना के प्रश्न का कोई जवाब है? कैसे बाप हो तुम? बेटी रो रो कर बेहाल हुई जा रही है और तुम्हारे पास उसके लिए सहानुभूति के बोल भी नहीं है। आलोक ने देखा सुधा की भी आंखें नम थी और गला भरा हुआ था। बैठो, आलोक ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया और बोले, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो, अभी वो बहुत परेशान है। समय हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इतना कहकर आलोक की नजरें फिर न्यूज़पेपर के शब्दजाल में खो गई। आलोक की इन्हीं दार्शनिक बातों से सुधा विचलित हो उठती थी। सुधा ने आलोक की चश्मा चढ़ी गंभीर आंखों को घूरा और मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ से लाते हैं ये इतना धैर्य। ऐसे क्या देख रही हो? बिना देखे ही ना जाने कैसे आभास हो गया उन्हें सुधा के घूरने का। कुछ नहीं, ठहर कर बोली वह। जो दर्द मुझे इस कदर तड़पा रहा है, उससे आप इतने अनजान कैसे हो? सब कुछ परिस्थितियों के हवाले करके इतना निश्चिंत कैसे रहा जा सकता है? सुधा, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटता है कि जिस पर इंसान का वश नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकता वह। आलोक सुधा के मन का तनाव कम करना चाहते थे। तो आपका मतलब यह है कि हम यूं ही हाथ पर हाथ भरे बैठे रहें? तो आपका क्या मतलब यह है कि हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? सुधा बड़बड़ाती हुई कमरे की ओर बढ़ चली। तुम पुरुष भी कैसे होते हो? गंभीर से गंभीर परेशानी से भी मुंह मोड़कर बैठ जाते हो। उस कमरे में पहुंचते ही सुधा के मन ने मन से ही प्रश्न किया, तुम्हें सुनाई देती है किसी के सपने टूटने की आवाज? क्या होता है अरमानों का बिखरना? कैसे लुटती है किसी की दुनिया? क्या तुम जानती हो या नहीं जानती? सुधा अपने भीतर की आवाज सुनकर सोचने लगी कि
आज क्या होता जा रहा है उसे? 25 साल पहले की गई भूल का एहसास उसे आज क्यों हो उठा? तो क्या उसके किए की सजा उसकी बच्ची को मिलेगी? अपनी भूल को याद कर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मन को कंट्रोल करने के सारे प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। समय ने उसे अतीत के दलदल में ढकेल दिया और वह उसमें हर पल धंसती चली गई थी। याद आ रहा था उसे माँ का तमतमाया हुआ चेहरा। उस दिन उसने माँ को अपने और आलोक के विषय में सब कुछ बताया था। माँ के शब्द उसके कानों में ऐसे गूंज रहे थे मानो कल की बात हो। सुधा, तू जानती है ना बेटा कि आलोक शादीशुदा है? हाँ माँ, बात काटते हुए सुधा बोली। पर यह कहाँ का न्याय है कि एक इंसान जिस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं करता उसका बोझ ढोता रहे, और फिर उसकी पत्नी नेहा, वह खुद नहीं रहना चाहती आलोक के साथ। बेटा, रिश्ते कोई पतंग की डोर तो नहीं कि एक हाथ से छूटी और दूसरे ने लूट ली। और वह क्यों ऐसा चाहेगी? कभी सोचा है तूने? एक पत्नी अपने पति के साथ कब रहना नहीं चाहती? जानना चाहती है तू? इसलिए नहीं कि वह उससे ज्यादा किसी और को चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा है, एक मर्यादा का उल्लंघन किया है। थोड़ा ठहर के वे बोली, एक परिवार टूटता है तो कितने सपने टूटते हैं, कितने अरमान बिखरते हैं, पता है तुझे? प्रेम, जिस प्रेम की तू दुहाई दे रही है, वो प्रेम नहीं, भ्रम है तेरा, कोरी वासना है। ऐसे पुरुष कायर होते हैं, ना वे पत्नी के होते हैं ना प्रेमिका के। प्रेम में कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? किसी के अरमानों की लाश पर अपने प्रेम का महल खड़ा करेगी तू? अपना किया किसी न किसी रूप में एक दिन अपने ही सामने आता है, पछताएगी तू। माँ एक लंबी सांस लेकर फिर बोली, कोई भी फैसला लेने से पहले सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि अपमान और तिरस्कार के दर्द को धोने के लिए तेरे पास प्रायश्चित के आंसू भी कम पड़ जाए। पर मैं जानती हूँ कि इसे तू समझ नहीं सकेगी, तू समझना ही नहीं चाहती। मेरी बात मान ले और एक बार आलोक की पत्नी से मिलकर आ। सुधा तो नहीं गई, पर एक दिन सुधा की माँ सुमन देवी आलोक की पत्नी नेहा से मिलने पहुंच गई। नेहा को देखकर सुमन देवी पल के झपकाना भी भूल गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। नेहा कितनी सुंदर थी। सुधा और नेहा की क्या तुलना! क्या यही देखकर आलोक सुधा की ओर आकृष्ट हुआ? बेटी, मैं सुधा की माँ हूँ। पता है तुझे? सुधा और आलोक, वे आगे कुछ कह ना सकी। पता है, सारी पीड़ा को मन के कुएं में डालकर नेहा ने मानो मुस्कुराहट के आवरण से चेहरा ढक दिया हो। और तू चुप है? और क्या करूं माँ? उसके मुख से माँ का संबोधन सुन सुमन देवी चकित थी। नेहा बोलती रही, प्यार कोई किला तो नहीं है ना, जिसके चारों ओर पहरा लगाया जाए या उसे जीतने के लिए जान की बाजी लगा दी जाए। आखिर कुछ तो होगा ही सुधा में, जो मेरा आलोक मुझसे छीन ले गई। बेटी, तुमने आलोक से बात की? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। वे कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद हैं माँ। वो प्यार क्या जिसे झोली फैलाकर भीख की तरह मांगा जाए। हक तो दिया जाता है, जो छीना जाए उस अधिकार में प्यार कहाँ। आप चिंतित ना हो। कैसे चिंतित ना हो? एक माँ हूँ मैं। किसी की दुनिया उजाड़ कर बेटे की मांग सजाऊं, सारा दोष सुधा का है। सुधा को क्यों देश दोष दे रही हैं आप? वह तो ना मुझसे मिली है ना मुझे जानती है। वह मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है? दोष है तो मेरे वक्त का। और आलोक, आलोक का कोई कसूर नहीं है माँ, लेकिन उसे सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? अब तो उन्होंने मुझसे माफी मांगने का अपना अधिकार भी खो दिया है। कहीं पानी का बहाव पत्थर डालने से रुका है? वह तो उसी वेग से उछलकर बहने के लिए दिशा तलाश लेता है। नेहा के कहे शब्दों को सुमन देवी समझ न सकी। उन्हें लगा कि पति के विद्रोह ने इसे विक्षिप्त कर दिया है। उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि उसे एक बार आलोक से मिलना होगा, जहां सुधा ना हो। एक दिन सुधा की अनुपस्थिति में आलोक आया, खुद पर नियंत्रण न रख सकी और बोली, बेटा, मैं एक माँ हूँ। तुम्हारा, सुधा का, नेहा का, किसी का बुरा कैसे सोच सकती हूँ? पर न्याय अन्याय के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। माना कि सुधा नादान है, प्यार ने उसे अंधा बना दिया है। उसने आज तक जिस चीज पर उंगली रखी वह उसे मिली है। खोना क्या होता है इसका उसे एहसास नहीं है। पर तुम तो समझदार हो, अपने अच्छे बुरे की अक्ल है तुम में। अपनी जिम्मेदारी समझ
तुम अकेली नेहा और दो छोटे छोटे बच्चे किसके भरोसे छोड़ आए हो? क्या प्यार की खाई में इतने नीचे जा गिरे हो कि आसमान भी धुंधला दिखाई पड़ रहा है? आलोक की आंखें भर आई। वे बोले, माँ, मैं सब समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई। मैंने नेहा की कीमत पर सुधा की कामना नहीं की थी। मैं तो सुधा और नेहा दोनों से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सुधा तो शायद माफ़ भी कर दे, पर नेहा, वह तो इस विषय में क्या, किसी भी विषय में मुझसे बात करने को तैयार नहीं। पत्थर बन गई है वह। मेरी क्षमा याचना का उस पर कोई असर नहीं होता। अगर मैं उसके कदमों पर गिर भी पड़ूं, तो भी वह मुझे माफ़ नहीं करेगी। बेहद स्वाभिमानी औरत है वह। लाचारी आलोक के शब्दों में समाती गई। वे फिर बोले, वक्त ने आज मुझे जिंदगी के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ की हर डगर सुधा तक जाती है, सिर्फ सुधा तक। अब तो ना मुझे नेहा से बिछुड़ने का गम है, ना सुधा से मिलने की खुशी। वक्त गुजरता गया, नेहा से तलाक मिल गया और आलोक का विवाह सुधा से हो गया। उसके बाद नेहा बच्चों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। किसी को कुछ पता नहीं। ना वह अपने मायके गई, ना ससुराल। उसके बगैर जीना इतना मुश्किल होगा, आलोक ने सोचा ना था। आलोक चाहकर भी पूरी तरह खुद को नेहा से जुदा ना कर सके। कई बार सुधा झुंझलाकर कहती, अगर उस रिश्ते का मातम मनाना था तो मुझसे ब्याह करने की क्या जरूरत थी? कोशिश तो करो, समय के साथ सब कुछ भुला सकोगे। क्या भुला सकूंगा सुधा? मैं, यह कि 8 साल पहले अपना सब कुछ छोड़कर एक भोली भाली लड़की मेरे कदमों के पीछे पीछे चली आई थी। यह कि मैंने अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की वादे किए थे। कैसे भूल जाऊं उसके सिंदूर से भरी मांग? कैसे भूल जाऊं उसके हाथों की लाल चूड़ियां? किसी का सुख चैन लूटकर, किसी की खुशियों पर डाका डालकर तुम्हारा दामन खुशियों से भरा है मैंने। मैं इतना निर्मोही कैसे हो गया? कैसे भूल जाऊं कि जो घरौंदा मैंने और नेहा ने मिलकर बनाया था, उसे मैंने अपने ही हाथों नोच कर फेंक दिया। और क्या कसूर था उन दो मासूम बच्चों का? क्या अधिकार था मुझे उनसे खुशियों को छीनने का? क्या कभी मैं इन तमाम बातों से अपने को मुक्त कर पाऊंगा? आलोक, क्या होता जा रहा है तुम्हें? संभालो खुद को। सच से सामना करने का साहस जुटाओ। बीता कल अतीत की अमानत होता है। उसके सहारे आज को नहीं जिया जा सकता। एक बुरा सपना समझकर सब कुछ भूलने का प्रयास करो। काश कि यह सब एक सपना होता सुधा। अफसोस तो यह है कि यह सब एक हकीकत है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। आलोक के दर्द को जानकर सुधा खामोश थी। उसने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह समझती थी कि इंसान खुद को परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाता, तो परिस्थितियां ही उसे अपने अनुरूप ढाल लेती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीना का आगमन भी आलोक को सामान्य न कर सका। उसकी बाल सुलभ क्रियाएं भी उन्हें लुभा ना सकी। शायद कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने का गम था उन्हें। आलोक के दिल की तड़प अब सुधा के दिल को भी तड़पा जाती। तभी तो उसने एक दिन कहा, अगर रीना में तुम्हें विवेक और प्रिया नजर आते हैं तो हम नेहा को ढूंढेंगे, उसे समझा बुझाकर बच्चों को अपने पास ले आएंगे। नहीं सुधा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है नेहा के सामने जाकर खड़े होने का। और फिर नेहा रूपी बेल जिस वृक्ष से लिपटी है, वह विवेक और प्रिया ही तो है। मैं उसकी जड़ों को झकझोरना नहीं चाहता। मैं नेहा के जीवन की बची खुची रोशनी भी उससे छीनना नहीं चाहता। सुधा का पूरा ध्यान रीना की परवरिश की ओर लग गया। वक्त गुजरता गया। आलोक पहले से ज्यादा गुमसुम रहने लगे। हाँ, रीना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना उन्हें बखूबी आ गया था। वे नहीं चाहते थे कि प्रायश्चित की जो आग उनके दिल में सुलग रही है, उसकी आंच भी रीना तक पहुंचे। जिंदगी के 17-18 साल यूं ही बीत गए। नेहा नाम का जख्म समय के साथ भर तो गया, पर निशान अब भी बाकी था। 2 वर्ष पहले नेहा का एक पत्र आलोक के नाम आया। सुधा ने उसे उलट पुलट कर देखा, पर फिर आलोक को थमा दिया। खत सामने खुला पड़ा था। नजरें पत्र की लिखावट पर फिसलती चली गई। आलोक, तुम्हारे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं। विवेक डॉक्टर बन गया है और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। तुम्हारी बेटी प्रिया अब मुझे लेकर विदेश में बसना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के भीतर छिपा इनका पिता
इनसे मिलने को तड़प रहा होगा। अब मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। सच मानो, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। नेहा। नीचे पता लिखा हुआ था और साथ में प्रिया की शादी का कार्ड भी था। आलोक ने कार्ड सहित पत्र सुधा की ओर बढ़ा दिया। नहीं सुधा, मैं नहीं कर सकता नेहा का सामना। उसका दिल बहुत बड़ा है। वह कह सकती है कि उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं कैसे माफ कर दूं अपने आप को। मेरी सजा यही है कि मैं उम्र भर तड़पता रहूं, और यही होगा मेरे पापों का प्रायश्चित भी। तब से लेकर आज तक प्रायश्चित तो करती आ रही हूँ, मैं और आप भी। अब और कितना। सिसक उठी सुधा। भूली बिसरी घटनाओं की यादें आ आकर दिमाग के दरवाजे को खटखटाती रही। मन अतीत की गलियों में पता नहीं कब तक भटकता रहा कि अचानक कमलाबाई की आवाज सुनाई पड़ी। दीदी जी, आज और कितनी देर तक इस कमरे में रहेंगी आप? नाश्ता तैयार है। सुधा हड़बड़ा गई। स्वयं को व्यवस्थित करते हुए बोली, साहब कहाँ हैं? उनके पास तो कोई बैठा है, उसी से बातें कर रहे हैं। कौन है? क्या पता, आवाज तो दामाद जी जैसी है। कमला बाई ने लापरवाही से कहा। तू अब बता रही है मुझे? सुधा उठ खड़ी हुई। मैं तो आपको यह बताने आई थी कि आपको रीना दीदी बुला रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा अपना काम कर। माँ को देखते ही रीना बिफर पड़ी। माँ, वह क्या करने आया है यहाँ? कह दो उससे चला जाए यहाँ से। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारे पापा उससे बात कर रहे हैं ना। जो सही होगा वही करेंगे। कोई भी फैसला बिना कुछ सोचे समझे मत लो। रीना ने नजर उठाकर देखा, सामने पापा खड़े थे और उनके पीछे सिर झुकाए खड़ा था मनीष। गलती हर इंसान से होती है बेटी, पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपने किए पर मनीष खुद शर्मिंदा है। वह मानता है कि वह भटक गया था। उसे अफसोस है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है। जन्मों के रिश्तों को पलों में मत टूट जाने दो। रीना, मान लो बेटा कि तूफान तुम्हारे दिलों के द्वार पर दस्तक देकर वापस लौट गया है। उठो रीना, और माफ कर दो मनीष को। आज वह तुम्हें मनाने आया है। अगर आज वह चला गया तो शायद लौटकर कभी ना आए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों रूठने और मनाने की सीमा पार कर जाओ। आज वह चलकर तुम्हारे पास आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सिर्फ दंड का अधिकारी है। आलोक का गला बोलते बोलते भर्रा उठा। स्वर थरथराने लगे। उसे माफ कर दो रीना, नहीं तो पछतावे की आग से तुम भी नहीं बच सकोगी। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। प्यार भी और नफरत भी, कुछ भी नहीं बचेगा। रीना हैरान थी। आज जिंदगी में पहली बार पापा को इतना कुछ कहते सुन रही थी। पापा मनीष का पक्ष ले रहे थे, मगर क्यों? रीना ने पलटकर प्रश्न भरी नजर माँ पर डाली। सुधा भी आलोक से सहमत थी। मानो उसकी निगाहें कह रही हो, कुछ बातों को समझना इतना जरूरी नहीं होता रीना, जितना उन पर अमल करना। रीना के कदम मनीष की ओर बढ़ चले। सुधा ने आगे बढ़कर नन्ही अदिति को मनीष की गोद में दे दिया। रीना जाते समय पलट पलट कर अपने माता पिता को देखती रही। सुधा और आलोक भी रीना और मनीष को आंखों से ओझल होने तक देखते रहे। दोनों की आंखें अनायासी छलक उठी। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।